और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। आज पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। तो इस मंच से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। जयशंकर ने आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कही। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों की वजह से पीएम मोदी ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया। तो किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की ये 9 साल के बाद पाकिस्तान की यात्रा है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लगभग एक दशक बाद पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में अपना भाषण दिया तो इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को जमकर सुना दिया। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद 3 बुराइयां हैं जिनका समाधान नहीं किया गया तो सहयोग और एकीकरण का फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा, चार्टर में ये भी स्पष्ट है कि मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ये मुख्य रूप से 3 हैं जिनका मुकाबला करने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध है। ये हैं आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद। यदि सीमा पार से आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो इनसे व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। एससीओ काउंसिल की 23वीं बैठक में एस जयशंकर ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी होने का महत्व भी समझा दिया। विदेश मंत्री ने कहा, यदि विश्वास की कमी है या सहयोग नाकाफी है, अगर दोस्ती में कमी आई है और अच्छे पड़ोसी होने की भावना कहीं गायब है तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। एससीओ के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा, एससीओ का मकसद आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, बहुआयामी सहयोग, विशेष रूप से क्षेत्रीय प्रकृति के सहयोग को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य संतुलित विकास, एकीकरण और संघर्ष की रोकथाम के मामले में एक सकारात्मक शक्ति बनना है। विदेश मंत्री ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को सहयोग, परस्पर सम्मान और संप्रभुता के साथ साथ समानता पर आधारित भावना को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए ये जरूरी है कि सभी सदस्य देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए और एक पक्षीय एजेंडे पर किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संगठनों में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए इसे अधिक समावेशी, पारदर्शी, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। बाद में विदेश मंत्री ने आउटकम डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत ने इन चर्चाओं में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया। इससे पहले जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित इंडियन हाई कमीशन कैंपस में सुबह की सैर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए एक पौधा लगाया। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गए। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो एससीओ के मंच से भारत ने किस तरीके से अपनी बात को आगे रखा है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और तथ्यों का जिक्र भी करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर जिन बड़े बिंदुओं को लेकर आज बात आगे आई उसका जिक्र करते हैं। अगर एससीओ 2024 के 8 साझा प्रयासों का जिक्र करें, जिसका ट्वीट करके एक तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका जिक्र किया, उसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर एक संवाद मंच विकसित करने की पहल को स्वीकार किया गया और यह पहल निश्चित तौर से भारत के प्रयासों, पीएम मोदी के प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ती नजर आई, जो कि तरीके से वैश्विक मंच पर होता हुआ नजर आ रहा। भारत द्वारा शुरू किए गए एससीओ स्टार्टअप, इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा पहल का भी सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया, यानी कि भारत की पहल को भी एक तरीके से वहां स्वागत मिलता नजर आ रहा है। जो तमाम प्रयास भारत की ओर से इस मंच पे इस सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाए गए हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर डिजिटल समावेशन की बात हो, एससीओ सहयोग ढांचे का हिस्सा बनाने पर इस पर जोर दिया गया। और हम जानते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को लेकर भारत लगातार इसको पुश कर रहा है और भारत ने एक जीवंत उदाहरण के तौर पर इसको बेहतरी से भारत में करके दिखाया और आज दुनिया इसको आगे बढ़ाती नजर आ रही है। मिशन लाइफ से प्रेरणा लेकर एससीओ प्रयास कर रहा है कि जो यूएन के
एसडीजी गोल्स है उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। तो मिशन लाइफ क्या है, जो कि पर्यावरण संतुलन और विकास को आगे बढ़ाने में मददगार है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना रोल अदा कर सकता है। तो मिशन लाइफ का मंत्र पीएम मोदी के द्वारा दिया गया, जिसको एक तरीके से एससीओ के मंच से भी आगे बढ़ाने का जिक्र दिखाई पड़ रहा है। बाजरा जैसे पौष्टिक अनाज के उपयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की महत्वता को बढ़ावा देने पर भी जोर देता हुआ नजर आया है एससीओ में, जहां पर सीधे तौर पर इसका जिक्र आज हमारे विदेश मंत्री ने भी किया है। तो अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मिलेट्स की बात की गई है। वैश्विक कानून हो या फिर यूएन चार्टर हो या फिर एससीओ का चार्टर हो, इसके तहत जो निष्पक्ष और संतुलित कनेक्टिविटी और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई, यानी कि जो वैश्विक कानूनों के या चार्टर्स के माध्यम से जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके आधार पर आगे चलकर जो तमाम कनेक्टिविटी की परियोजना है उस पर आगे बढ़ना। ये समझने वाली बात है, कनेक्टिविटी यानी कि तमाम ऐसी जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रयास आगे बढ़ रहे हैं तमाम देशों के द्वारा, उसमें दुनिया के जो नियम है उसको मानने का जिक्र कहीं पे मानने की बात की गई है। WTO में नियम आधारित, गैर भेदभावपूर्ण और खुले, निष्पक्ष, समावेशी, पारदर्शी, बहुपक्षीय व्यापार की गतिविधियों पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, जहां पर मल्टीलेटरलिज्म हो और एक तरीके से वहां पे प्रोटेक्शनिज्म ना हो, मतलब संरक्षणवाद ना हो और एक तरीके से वहां पे एकाधिकार ना हो। ऐसी व्यवस्थाओं को WTO के माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर देने की बात एससीओ के मंच से भी की गई है, जिसकी हिमाकत लगातार, जिसकी एक तरीके से हिमायती भारत भी, सरकार भी लगातार रही है। बहुपक्षीय और सतत विकास को बढ़ाने के लिए संरक्षणवाद, एक तरफा प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध करना भी उसमें शामिल है, ताकि खुली हुई वैश्विक व्यवस्थाओं के साथ में दुनिया के सभी देश अपने अपने लिए अवसरों को तलाश सके। ये कोशिश एससीओ के मंच से भी आगे बढ़ाने की जाती हुई साफ तौर से दिखाई पड़ रही। तो ये प्रमुख बातों का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, जो अपने आप में 8 बड़े मंत्र एक तरीके से जो इस मंच के माध्यम से दिखाई पड़े हैं। कुछ और तथ्यों पे अगर हम जिक्र करें तो कह सकते हैं कि भारत ने लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पे हमेशा खरी खरी सुनाई है। अगर 9 साल के बाद भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा हो रही है तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव का जिक्र कर लेते हैं जब भारत ने लगातार तीखे शब्दों में पाकिस्तान को उसकी एक तरीके से खरी खरी सुनाई है। जुलाई 2017 में G20 के मंच पर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था और सीधे तौर पर कहा था कि इस प्रकार की स्थिति से बचने की जरूरत है, जो कि दुनिया में एक तरीके से शांति फैलाने का काम करे। एक और मौका था, अगले तथ्य की ओर हम जाते हैं और उसका जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देने की उन्होंने आलोचना की थी कि पाकिस्तान इसको शेल्टर देता है। सीधे तौर पे वैश्विक मंच G20 के मंच पे पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था। कुछ और तथ्यों को आपको अगर बताएं तो कब कब भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। सितंबर 2017 में यूएन के मंच पे उस समय हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान को बताया था आतंक निर्यात करने का कारखाना, कि आतंक और आतंकवादी उनके यहां बनते हैं। उन्होंने, सुषमा स्वराज ने कहा था कि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे नेटवर्क को बनाया है। यानी पाकिस्तान और भारत जब एक साथ आज़ाद हुए तो उन्होंने ये सब बनाया। लेकिन भारत ने क्या बनाया? भारत ने IIT, IIM और एम्स और इसरो जैसे वैश्विक संस्थानों का निर्माण किया है। तो भारत ने क्या बनाया, पाकिस्तान ने क्या बनाया, इसका सीधा उदाहरण उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने उस मंच से रखा था। इसके अलावा कब हमने प्रमुख तौर पर खरी खरी सुनाई उसका जिक्र करते हैं। सितंबर 2024 की बात, अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच की अगर बात की जाए तो सीमा पार आतंकवाद, भारतीय संसद पर हमले और मुंबई आतंकी जैसे तमाम हमलों को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान को घेरा गया है। ये यूएन जैसे वैश्विक मंच का हम जिक्र कर रहे हैं। अगले तथ्य की ओर हम पॉइंट की अगर बात करें तो जून 2024 संयुक्त राष्ट्र सभा में भी कश्मीर के उल्लेख पर पाकिस्तान को भारत ने जमकर घेरा और कहा कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया गया कि वो मनगढ़ंत बातें दुनिया के मंच पे कह रहा है। आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने पर भी भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी और ये सीधे तौर पर एक तरीके से संदेश था वैश्विक मंच से भारत की ओर से। दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री ने यूएन में पाकिस्तान के से पनपते आतंक पर उसको घेरा था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। तो उन्होंने कहा था कि सांप पालने वाले जो देश होते हैं वो ये ना सोचे कि सांप सिर्फ दूसरे को काटेगा, वो उनको भी काटेगा। इस बात को उन्होंने जिक्र किया था। सांप पालने पर सिर्फ दूसरों को नहीं काटता बल्कि खुद को भी काटता है। इसलिए पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पनपता हुआ देख रहा है, पनपा रहा है, वो उसके लिए भी दंश बनकर निकल के आएगा। पाकिस्तान बन गया है आतंकवाद का सेंटर। ये बात भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उस वक्त 2022 में सीधे तौर पर कही थी और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जब भारत
हर एक मंच पर, वैश्विक मंच पर भी लगातार पाकिस्तान को सुनाता रहा है। और शंघाई सहयोग संगठन SCO आखिर क्या है उसका भी जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्यीय बहुपक्षीय मंच है और अपने आप में इस पर लगातार तेजी से विस्तार की हमने स्थिति भी देखी। अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो 1996 में शंघाई 5 के नाम से एक तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से ये लगातार आगे बढ़ता गया, इसमें विस्तार हुआ। 15 जून 2001 को चीन के शंघाई में हुई थी इसकी स्थापना और वहां से इसका विस्तार आगे देखते हुए रीजनल कोऑपरेशन के लिए आगे बढ़ता नजर आया। चीन की पहल पर SCO का विस्तार भी हो चुका है, क्योंकि ये बेसिकली चीन के द्वारा एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जाता है। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके शुरुआती सदस्य देश हैं और ये तमाम देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सुरक्षा हो, आर्थिक मामले हो, इस पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े मंच के तौर पर SCO के मंच को देखा जाता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव, एक पड़ाव आया था साल 2017 का, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ SCO के सदस्य बने थे और स्थायी सदस्यता दोनों ही देशों को मिली थी 2017 में। तो ये भारत के प्रयास के माध्यम से इस मंच पर भारत की मौजूदगी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदगी भी होना अपने आप में सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में तमाम चीजों का हमने जिक्र किया। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की सीटों पर चर्चा करने के लिए बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई शीर्ष नेता बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के नेता और राज्य चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के मुख्यालय पर चल रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता हैं। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। और महाराष्ट्र में किन प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा, किस प्रकार की रणनीति के साथ में बीजेपी उतरेगी और किस प्रकार का प्रचार अभियान होगा, तमाम बड़ी बातें होती हैं जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होता है। और ये अपने आप में पार्टी के शीर्षस्त्र फोरम के तौर पर इसको देखा जाता है। और इसमें PM मोदी की मौजूदगी, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी और महाराष्ट्र से जुड़े हुए तमाम उन लोगों की मौजूदगी है जो कि पार्टी के स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं।
हम वापस लौटते हैं आज की उस बड़ी खबर पे जिसका जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था। वो था एससीओ की बैठक, और इस खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी है आतंकवाद पर जयशंकर की पाकिस्तान को खरी खरी, क्योंकि एससीओ के मंच पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर खरी खरी सुनाई है कि आखिर आतंक और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। अरविंद गुप्ता जी हैं जो कि पूर्व डिप्टी एनएसए हैं और इस वक्त डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आलोक बंसल जी हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद गुप्ता जी शुरुआत आपसे ही, क्योंकि एससीओ का मंच और पाकिस्तान होस्ट नेशन, वहाँ से भारत के विदेश मंत्री की आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी संदेश, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या एक बड़ा संदेश इससे निकलता है पाकिस्तान के लिए भी, सहयोगी अन्य देशों के लिए भी? और बड़े डिप्लोमेटिक वे में एक आईना दिखाया है पाकिस्तान को, और एससीओ के जो दूसरे मेंबर हैं उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए और एससीओ चार्टर का हवाला देते हुए तो ये बड़ा एक स्पष्ट रूप में बोल दिया कि आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी और ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन अगर सीमा पार गतिविधियां जो कि एससीओ के 3 मूलभूत जो उसके एक सिद्धांत हैं कि एक सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, अलगाववाद, आतंकवाद इत्यादि का हमें मिलकर लड़ना है, वो नहीं करेंगे तो फिर बाकी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो ये तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से बोल दिया, और ऐसा कोई ये एक तरह से एक कंसिस्टेंसी है भारत के स्टैंड में कि जब भी एससीओ की मीटिंग्स होती हैं तो इस तरह की बात की जाती है। सो एक तरह से कंसिस्टेंट में मैं ये नहीं देखता कि कोई ऐसी नई बात कही गई हो, बट कंसिस्टेंट रूप में। और चूंकि ये मीटिंग इस बार पाकिस्तान में हो रही थी जी, तो इसका एक विशेष महत्व हो जाता है और सब लोग इसका ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन एक जो उनकी स्पीच का जो एक दूसरा पहलू भी है जो कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया और जिस पे हमें ध्यान देना है, वो ये है कि एससीओ का महत्व अब वैश्विक स्तर पे बहुत बढ़ता जा रहा है। कई नए मेंबर आ गए हैं, कई लोग ऑब्जर्वर हैं, और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ एक जैसे कि ब्रिक्स है उसी प्रकार से एससीओ भी एक बड़ा मंच बनता जा रहा है। तो बहुत से मेंबरान इसमें आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन सभी इस समय जो जैसे कि जयशंकर जी ने भी कहा, जो इसमें वैश्विक स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। और मल्टीलैटरलिज्म के रिफॉर्म की बात है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के रिफॉर्म की बात है, तो उन्होंने ये भी कहा कि एससीओ को भी एक पहल लेनी चाहिए कि एक एससीओ का जो यूएनएससी का जो रिफॉर्म है जिसके बारे में अभी यूएनजीए में बात भी हुई थी, उस पे एक पहल और समर्थन करें। तो एक मुझे लगता है कि जयशंकर की स्पीच को हमें एक समग्र रूप में देना चाहिए, और कुछ और भी पहलू है मैं बाद में बात कर सकता हूं। बिल्कुल। आलोक जी आपको लगता है कि आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद को लेकर सख्त संदेश या सीधी स्पष्ट बात भी हमारे विदेश मंत्री ने इस मंच से रखी है? नाम लेना लाजमी नहीं था, लेकिन बावजूद उसके ये संदेश स्पष्ट है कि किसके लिए क्या बात कही जा रही है और जानने वाले इस बात को जानते हैं। आपको लगता है कि ये भी भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश साफ तौर से कि आतंकवाद और जो संवाद है ये तो साफ सहयोग कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ तौर से कहा अतिवाद, आतंकवाद और अलगाववाद, और इसके लिए उन्होंने एससीओ चार्टर की बात की। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब एससीओ की स्थापना हुई थी तब भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यही बोला था कि ह्यूमन राइट्स या इस तरीके के मुद्दों के आधार पर कोई किसी राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये दिखलाना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ यूनिलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अगर हम सब साथ चलेंगे, और उसमें भरोसा और विश्वास जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर सब एक दूसरे पर विश्वास पैदा करेंगे तभी ये संगठन जो है आगे विकास कर सकता है। और अन्य चीजों में इस बार भारत की कई पहल जो है जिनके बारे में उन्होंने कहा, और 8 बिंदुओं की जिन्होंने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर अगर आप देखें, हमने G20 में कोई संदेश दिया था, उसी को शायद आगे ले जाते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात की जा रही है इसमें भी, और उस पर संवाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और भारत की जो भूमिका रही है उसी के ऊपर, उसी के मद्देनजर ये स्टार्टअप और इन चीजों पर जो ध्यान दिया जा रहा है।
पर जो बात विदेश मंत्री ने कही वो महत्वपूर्ण है कि अतिवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, इनके साथ आगे बढ़ना नहीं हो सकता और इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आतंकवाद इसका एक बहुत प्रमुख चार्टर रहा है और उससे डील करना एक बहुत आवश्यक रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं, बिना किसी का नाम लिए, पाकिस्तान की जो भूमि है वो आतंकवाद का एक स्रोत बन गई है और यहां से आतंक न सिर्फ भारत बल्कि अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की ओर भी भेजा जा रहा है। तो जो उन्होंने संदेश दिया वो बिल्कुल सही था। अपनी डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के अंदर रह के बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये संदेश, जो भारत का संदेश था, बिल्कुल क्लियर और लाउड एक तरीके से उन्होंने इस बात को रख दिया। अरविंद जी, आपको लगता है कि रिलेवेंस बने रहना, रिलेवेंट बने रहना किसी संगठन के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसमें एक आपसी विश्वास हो और हम कैसे मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या तैयार दिखाई पड़ रहा है, उस लिहाज से आप एससीओ के इस मंच को कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका को? देखिए, एससीओ का ये मंच जो है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का मंच है। इस पे अधिकतर बात आर्थिक मुद्दों पे अधिक होती है, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इस तरह की मुद्दों पे होती है और हर मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ एक इसमें बढ़ावा आता है, एक इसको बल मिलता है। तो उस रूप से मुझे लगता है कि हर देश वहाँ जो आता है वो अपनी बात कहना चाहता है, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके आता है और ये भी चाहता है कि खासकर कई ऐसे देश हैं जो वहाँ पे बहुत छोटे देश हैं जिनकी इतनी क्षमता नहीं है, वो भारत को एक बड़ी आस के साथ देख रहे हैं। उनको भारत और पाकिस्तान के बीच के जो आपसी संबंध हैं उनमें उसको अधिक उनमें दिलचस्पी उनकी नहीं है। ये हम ठीक है, हमें कहना चाहिए और कह भी रहे हैं और एक वीकनेस है एससीओ में जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर वाला ट्रेड जो है वो हम मुद्दा उठाते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत ने अपने जो पिछले कुछ सालों में अब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसे अंतर्गत कई देश जो है भारत से मदद चाहते हैं और भारत से सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एससीओ में चीन जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्र है और अभी अगर आप शी जिनपिंग की स्टेटमेंट देखें जो कि जुलाई में उन्होंने दी एससीओ के मंच से ही, तो उन्होंने एक इस पूरे इलाके को कॉमन होम की बात की कि इसको हमें कॉमन होम करना चाहिए। तो ये भारत को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चीन का दबदबा जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वहां के अधिकतर देश ये चाहेंगे कि किसी एक देश का दबदबा वहां ना हो और एक तरह का बैलेंस हो। तो उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक कर सकता है और जो 8 बिंदुओं को जो बात की बंसल जी ने वो हमारी एक बड़े ही इनिशिएटिव्स हैं। उन्होंने भी बात की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की और बायोफ्यूल अलायंस की बात की और डिजास्टर रेजिलियंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कई उन्होंने किए। तो बाकी देश जो है वो इन चीजों में अधिक दिलचस्पी रखते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बिल्कुल। आलोक बंसल जी, आपको लगता है कि एक तो रिलेवेंस बनी रहे एक मंच पे उस संस्थान की, उस समूह की, वो भी बहुत ज़रूरी है और भारत का रोल एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में हम दुनिया की बेहतरी के लिए हर मंच पे देते हैं और इस मंच से भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखें तो अन्य देशों के लिहाज से वो भी बड़ा स्पष्ट होता है कि साहब कौन बेहतर सहयोगी हो सकता है और किसके साथ थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जैसा डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि इस संगठन के अंदर चीन को बैलेंस करने के लिए भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और दुनिया के अन्य राष्ट्र हमेशा भारत को एक बेनाइन पावर की तरह देखते हैं, एक ऐसी पावर जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जबकि चीन जो कि एक आर्थिक महाशक्ति है उसके प्रति लोग हमेशा संदेह की नजर से देखते हैं, उसके कार्यकलापों के कारण और उनकी जो शासन व्यवस्था जो कि एक ओपेक है, जो पारदर्शी नहीं है, इसलिए चीन के प्रति लोगों के दिमाग में हमेशा संदेह रहता है। तो इसलिए भारत की बड़ी भूमिका होगी कि चीन के इस प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत एक प्रमुख भूमिका है। साथ ही साथ अगर देखें जो आर्थिक मुद्दे इस बार जो जिन पे बात हुई है उस पे एससीओ का रेलेवेंस बना रहता है। जैसे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पे बोला गया कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करने वाले
और सतत वैश्विक विकास में बाधा डालने वाले संरक्षणवादी कार्यवाहियों, एक तरफा प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध किया गया। आज पश्चिमी देश जो है, आप देख रहे हैं, काफी संरक्षणवादी कार्यों में लिप्त हैं, साथ ही साथ एक तरफा प्रतिबंध भी लग रहे हैं, यूनिलैटरल सैंक्शंस जिसे कहते हैं, और इस तरीके से ट्रेड सैंक्शंस लग रहे हैं। तो उसका विरोध किया गया है कि भाई कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक तरफा जो पक्षीय व्यापारी प्रणाली पर फिर से, तो मल्टीलैटरलिज्म लेकिन रूल बेस्ड, इसके ऊपर हमने काफी जोर दिया है और ये महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक इस चीज पर हमारा फोकस रहेगा, एससीओ मेरे ख्याल से रेलेवेंट बना रहेगा। और एससीओ ने जो मुद्दे लिए हैं वो रेलेवेंट हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, उस एक बहुत बड़ा मुद्दा है विशेषकर इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो व्यापार की बातें हुई हैं, मेरे ख्याल से एससीओ का रेलेवेंस जो है आने वाले समय में भी बना रहेगा। जी अरविंद जी, आपको लगता है कि जिस नियम आधारित व्यवस्था को लेकर भारत का फोकस है, उसमें जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उसके लिए भी नियम आधारित व्यवस्था को अपनाया जाए, जो चार्टर है चाहे वो यूएन का हो या फिर एससीओ का चार्टर हो, उसके तहत उस प्रकार की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने या विस्तार देने में आगे बढ़ा जाए? आपको लगता है कि इसमें भी भारत के द्वारा जब बात रखी गई है तो एक स्पष्ट संदेश दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, इसमें भी अगर आप जाहिर है। आलोक जी, ये सवाल अरविंद जी से था मेरा। सॉरी जी। तो ये जाहिर है कि कनेक्टिविटी जो है वो एक दुधारू तलवार है। अगर उस पर वो नियम आधारित नहीं होगी तो बहुत सारे तनाव पैदा होंगे। और ये जो BRI वाला मसला है जिसमें कि चाइना $1 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है, उसने पूरे विश्व में बहुत सारे तनाव पैदा किए। तो भारत ने कई मंचों से पर कई सालों से कहा है कि कनेक्टिविटी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ऐसी कनेक्टिविटी ना हो कि उसमें लोन आप देते जाएं, उधार देते जाएं और उसके बाद वो चुका ना पाए, वो एक फिजिबल ना हो, और सिर्फ आप अपने प्रभाव को अधिक करने के लिए कनेक्टिविटी बता रहे हैं। तो ये नियम आधारित इसका बहुत ही आवश्यक है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एससीओ के मंच पे से भी भारत पिछले बारे में ऐसी बातें कह चुका है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में आलोक जी अगर आप टिप्पणी करें, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आलोक जी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि कनेक्टिविटी के बारे में भी हमने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और एससीओ के चार्टर, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो यूनिलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो ना हो, क्योंकि राष्ट्रों की सार्वभौमता का ध्यान रखते हुए ही कनेक्टिविटी हो, और उसी के हिसाब से एक निष्पक्ष और बैलेंस्ड जो संतुलित कनेक्टिविटी परियोजनाएं हो वो हो। बेसिकली इसका जो इशारा था वो चीन की BRI परियोजना के तहत था। सर माफी के साथ, क्योंकि इस वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर